अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। फर्स्ट लेडी की फ्रेंड फ्रंट लेडी डायमंड डील में शामिल नहीं थी। उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोने का कोई भी मौका हाथ से जाने ना दिया। बनी गाला में बिला रोक टोक कयाम के किस्से तो अब ज़बान ज़द-ए-आम हैं। उन्होंने तो अपनी दरीना दोस्त से दूरी भी बर्दाश्त ना की और बनी गाला के करीब ही 240 केनाल जमीन भी अलॉट करा ली। सबसे लंबा हाथ तो कप्तान के एक और असासे शहजाद अकबर ने मारा। दूसरों के असासे तलाश करते करते इतने असासे बना लिए कि सभी हैरान रह गए। कावी मुसावी ने उन पर कमीशन का इल्जाम लगाया और आज जो इंकशाफ काबीना इजलास के बाद वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मुसद्दिक मलिक ने किया है, उसने तो मिस्टर क्लीन को क्लीन बोल्ड ही कर दिया है। साबिक वजीर आज़म इमरान खान तवील अरसे तक शहजाद अकबर को क्लीन चिट देते रहे और फिर उन्हें सेफ एग्जिट देकर मुद्दाई गायब करने की कोशिश की। विफाकी काबीना के इजलास के बाद विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, मुसद्दिक मलिक और दीगर हुकूमती रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई हुकूमत, निजी सोसाइटी और एक ट्रस्ट के दरमियान होने वाले मुआहदे की तफसीलात पब्लिक कर दी। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निजी हाउसिंग सोसाइटी ने एक ट्रस्ट को 458 केनाल अराजी अतिया की, जिसके ट्रस्टी साबिका खातून अव्वल और इमरान खान हैं। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुआहदे पर किसी खातून अव्वल ने दस्तखत किए हों, जबकि बरतानिया किए गए 50 अरब रुपए खजाने में जमा कराने की बजाय निजी सोसाइटी को 50 अरब रुपए का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। शहजाद अकबर हुकूमत और इमरान खान के लिए ब्रोकर का काम करते थे। साबिका दौर में करप्शन के नए तरीके ईजाद किए गए। इस हवाले से क्या चीजें हैं जो कैबिनेट इजलास में मंजर आम पर आई हैं, जरा उसकी झलक आपके सामने रखता है। जमीन अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो है वो ट्रांसफर की है, इसका एग्रीमेंट है। ये डोनेशन की है, डोनेट किया है बहरिया टाउन ने जो है वो इस एग्रीमेंट के तहत इस जमीन को। और इसमें मेरा ख्याल है कि ये भी पहली दफा ही हुआ है कि इसमें जो साइन है वो एक तरफ जो है वो डोनर बहरिया टाउन के हैं और दूसरी तरफ जो है वो बुशरा खान साहबा के। फर्स्ट लेडी जो है इस एग्रीमेंट को खुद साइन कर रही है और ये अल कादर ट्रस्ट है। अल कादर ट्रस्ट को जो है ये कीमती अराजी जो इन बिलियंस है उसको जो है वो ट्रांसफर की गई है। और ये जो ट्रस्ट है अल कादर ट्रस्ट जिसको ये जमीन दी गई है, उसके दो ही ट्रस्टी, एक फर्स्ट लेडी हैं और दूसरे जो है वो वज़ीर आज़म साहब। मुसद्दिक मलिक ने भी इसी मुतालिक बात करते हुए सवाल पूछा कि मुआहदा किस तरह हुआ। कोई नहीं जानता, क्योंकि बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत मुआहदे के लिए या तो पाकिस्तान से अटॉर्नी जनरल पेश हो सकते हैं या वजारत कानून मुआहदा कर सकती है। लेकिन ये मुआहदा, ये एडजस्टमेंट, ये सेटलमेंट किसने की, पाकिस्तान से किसने रिप्रेजेंट किया, इसका कोई पता नहीं। 50-55 अरब रुपया किसने हुकूमत पाकिस्तान का गिफ्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट के एक रजिस्ट्रार के अकाउंट में। वो जो बैरिया टाउन कराची की कोई डील थी उसमें एक फैसला हुआ था, उस अकाउंट में पकड़ा हुआ उनका पैसा जमा करवा दिया गया। यानी जिसका पैसा पकड़ा गया, जो हुकूमत को मिलनी थी, हुकूमत ने वो गिफ्ट कर दिया उसी शख्स को जिसको जुर्माना हुआ था। ये है इस केस की हकीकत। काबीना की मीटिंग खत्म हो गई, लोग खड़े हो गए, तो उस वक्त के जो SAPM हैं वो एक लिफाफा लेके वजीर आजम के पास गए कि ये लिफाफा है, ये एक नोट है, आप इसको काबीना से मंजूर करवा दें। SAPM मिर्जा शहजाद अकबर साहब थे कि ये वो कागज है, इसको आप अप्रूव कर दें, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, आप इसको पढ़ नहीं सकते। यानी काबीना को कहा कि ये कागज है जो आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसको आप अप्रूव करेंगे। यहाँ आपको 26 अप्रैल 2022 को अल-कादिर यूनिवर्सिटी के बारे में सहाफ़ी कासिम अब्बासी की दी न्यूज़ में शाया होने वाली एक स्टोरी से मुताल्लिक बताते हैं, जिसमें इंकशाफ किया गया कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी को एक ट्रस्ट के जरिए चलाया जा रहा है। शुरू में इसकी असल मोतमिद इमरान खान, खातून अव्वल, बुशरा खान, जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी यानी जुल्फ़ी बुखारी और बाबर अवान थे। बादअज़ा जुल्फ़ी बुखारी और बाबर अवान को ट्रस्ट से हटा दिया गया और उनकी जगह डॉक्टर आरिफ नज़ीर भट्ट और बुशरा बीबी की दोस्त मिसेस फरद शहजादी और फरा गोगी को तैनात किया गया। इस रिपोर्ट में इस बात का भी इंकशाफ किया गया कि इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अब तक सिर्फ 37 तलबा ज़ेरे तालीम है, जबकि इसे लाखों रुपए की अतियात मिल रहे हैं। साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी को एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया और इसके इंतजामात एक ट्रस्ट के तहत दिए गए ताकि हुकूमतों की तब्दीली का इस पर कोई असर न पड़े। इसके साथ साथ खातून अव्वल बुशरा बीबी इस प्रोजेक्ट के ट्रस्टीज में शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि अल-कादिर इंतजामिया यूनिवर्सिटी होने का दावा करती है, लेकिन अभी तक महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने इसे तस्लीम नहीं किया गया है। इसे अब तक सिर्फ एक मजमून BS-MS मैनेजमेंट साइंसेज पढ़ाने की इजाजत दी गई और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी पंजाब के साथ इसके इल्हाक के साथ ज्यादा से ज्यादा 50 तलबा को दाखिला दे सकता है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि जहां हर किस्म के अखराजात अतिया देने वाले अपने मुआहदे के मुताबिक बर्दाश्त कर रहे थे, वहीं अल-कादिर इंस्टीट्यूट ने इन तलबा से ट्यूशन फीस भी वसूल की। जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक ट्रस्ट को 180 मिलियन रुपए अतियात मिले,
जुलाई 2020 से जून 2021 तक ट्रस्ट की कुल आमदनी 101 मिलियन रुपए थी, जबकि अमले और कारकुनान की तनख्वाहों समेत कुल अखराजात सिर्फ 8 मिलियन रुपए थे। यूनिवर्सिटी को 458 किनाल अराजी निजी सोसाइटी के मालिक ने अतिया की, जिसके स्टैम्प पेपर के मुताबिक इसकी मालियत 244 मिलियन रुपए थी और ये जमीन पहले जुल्फी बुखारी को मुंतकिल की गई, जिन्होंने बाद में जनवरी 2021 में ट्रस्ट की तश्कील के बाद इसे मुंतकिल कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि अतिया की गई अराजी के एतराफी मुआहदे पर मिसेस बुशरा खान अलकादिर यूनिवर्सिटी की जानिब से और ट्रस्ट देने वाले इदारे के दरमियान उस वक्त दस्तखत किए गए जब इमरान खान अलकादिर चेयरमैन वजीर आजम के ओहदे पर फाइज थे। अतिया और दहिंदा ने तस्दीक की कि इसने अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट के मकसद के लिए जमीन खरीदी थी। अतिया और दहिंदा ने ऐलान किया कि इसकी वजह से 22 जनवरी 2021 को यह जमीन जुल्फी बुखारी को अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की वाहिद मिल्कियत के नाम से ट्रस्ट को मुंतकिल हो गई है। आज ही इमरान खान ने केपी हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत हम पर झूठे केसेस बना रही है। ये नैब को सिर्फ इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि उन पर बहुत सारे अहम नौयत के केसेस हैं। नैब में जेर तफ्तीश है। आते साथ ही अपने सारे केसेस खत्म किए। 16 अरब रुपए के केसेस है इसके ऊपर। ये पहले चोरी करते थे, फिर एलडीए का रिकॉर्ड जलाते थे। ये एफआईए के अंदर भी अपना रिकॉर्ड साफ कर रहे हैं। अरबों रुपए की जो चोरी की थी, नैब खत्म। पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के ऊपर झूठे केसेस, झूठी एफआईआर। आज जो स्टोरी कैबिनेट की पोस्ट ब्रीफिंग के अंदर सामने आई है, राना सनाउल और मुसद्दिक मलिक अलकादिर ट्रस्ट से मुतालिक जो बात करें, उसके बाद सवालात तो बहुत सारे हैं। इन तमाम तर सवालात का जवाब लेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, ये प्रेसर आपने सुना होगा जो पोस्ट कैबिनेट प्रेसर था राना सनाउल्लाह का, मुसद्दिक मलिक और नून लीग के दीगर ज़ुमा थे। सवालात बहुत सारे हैं, मैं वन बाय वन आपसे इस पर पूछता हूँ। सबसे पहले तो ये है सर कि ये 50 अरब रुपए का मामला था, ये हुकूमत पाकिस्तान को मुंतकिल होने थे क्योंकि रेगुलरिटीज़ थी, बरतानिया में पकड़े गए। जिसने पाकिस्तान से सेटल किया या तो अटॉर्नी जनरल हो सकते थे या फिर वजारत कानून का कोई अहदेदार हो सकता था। सेटलमेंट के हवाले से सीक्रेसी रखी गई। हाउ डू यू सी दिस? क्या इस स्टोरी में कुछ सब्सटेंस है या आपको लगता है कि इमरान खान साहब जैसे कह रहे हैं हम पर झूठे केसेस बनाए जाते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द अदर केस? सर बहुत शुक्रिया आपका रेहान। गुजारिश यह है कि जब 2011 में 30 अक्टूबर को यहाँ जलसा हुआ था पीटीआई का, तो मैंने एक लाइव प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में शायद इनकलाब की बुनियाद रख दी गई है। लेकिन मुझे बहुत थोड़ा वक्त लगा इस नतीजे पर पहुँचने के लिए, बकौल शायर कि बात कहने की नहीं, तुम भी तो सोचो लोगो, ये चमकता हुआ सूरज भी न पत्थर निकले। तो आज जब मैं ये सब कुछ सुन रहा हूँ तो मुझे तरस आ रहा है उस चीफ जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट के जिसने इनको वो लाइसेंस दिया था सादक और अमीन का। सादक और अमीन की डेफिनेशंस बताई जा रही हैं हमें कि क्या होती हैं। सादक और अमीन कौन होता है? जो 300 कनाल के घर में रहता हो, जिसकी बेगम जो है वो फर्स्ट लेडी होते हुए एग्रीमेंट्स पर साइन कर रही हो, जिनके नाम पर यूनिवर्सिटियों के नाम पर बड़े बड़े ज़मीनी ख़ते जो हैं वो अलाट हो रहे हों। ये है वो डेफिनेशन जो साकिब निसार साहब ने सादक और अमीन के सर्टिफिकेट के साथ हम तक पहुंचाई है। बुखारी साहब, आज से पहले हमने फरा गोगी जो बुशरा बीबी खातून अव्वल की दोस्त हैं या उनके हस्बैंड के बारे में फ्रेंड पर्सन कहें उसको, दोस्त पोस्ट फ्रेंड लेडी के। अब ये जो केस सामने आया अलकादिर यूनिवर्सिटी का, इसकी ट्रस्टी खुद खातून अव्वल रही, साबिका खातून अव्वल और साबिक वज़ीर आज़म, और उस वक्त हुआ जिस वक्त वो खुद वज़ीर आज़म थे और फिर चेयरमैन भी थे अलकादिर ट्रस्ट के। आप देख रहे हैं कि पहले तो ये पीटीआई डिसोन करती रही कि ठीक है फरा गोगी या फरा बीबी का अपना मामला है, लेकिन इसमें बराह रास्त खातून अव्वल का होना या इमरान खान साहब का होना, दे कैन बी लाइक फिश आउट ऑफ द वाटर। इमरान खान के बारे में एक इस्तिलाह होती थी जब फौजी डिक्टेटर्स होते थे, CMLA, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, उसको डिफाइन अब हम करते हैं कि कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट। इमरान खान साहब जो आज कहते हैं कल उससे बिल्कुल यू टर्न लेते हैं, और यू टर्न लेना उनके नज़दीक अजीम लीडरों की एक शान कह लीजिए या उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। और यही वजह है कि हर बात पर वो कहते कुछ हैं और बिल्कुल उसके उलट करते हैं। उन्होंने जब ये मार्च किया था रिसेंटली, तो उन्होंने कहा 6 दिन में आ रहा हूँ वापस मैं दोबारा, आप देख लीजिए 6 हफ्ते हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ वो। तो इसलिए उनकी किसी बात को सीरियसली आप ना लें। वो झूठ बोलने की जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनमें से कुछ किसी पर भी वो पूरा नहीं उतरते, वो उससे कुछ ऊपर की चीज़ है। आपको लगता है कि इसमें इमरान खान साहब मुश्किल में फंस सकते हैं एज फार एज दिस केस इज कंसर्न? देखिए, अगर तो नैब के चेयरमैन साहब वही होते तो मैं उनसे ज़रूर ये तकाजा करता कि भाई साहब अब मुझे बताएं इसके अंदर कौन सी वजह सबूत आपको चाहिए। लेकिन हुकूमत इस वक्त उनके ख़िलाफ़ उस हद तक जाएगी कि नहीं, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन केस फिट है, वो डिस्क्वालीफाई होते हैं लाइफ के लिए इसके लिए, क्योंकि जो काम उन्होंने किए हैं वो इस मुल्क के किसी वज़ीर आज़म ने उस तरह के काम नहीं किए। ये मैं बिल्कुल वसूख से आपको कह रहा हूँ कि ये अभी तो इब्तदाए इश्क खैर होता है क्या,
आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो शुरू हुई हैं चीज़ें आनी। नहीं बुखारी साहब, आपको नहीं लगता कि ये हुकूमत भी उसी रविश पर चल निकली है जिस पे इमरान खान हुकूमत काम कर रही थी? ये भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या विच हंटिंग नहीं होगी? देखिए, इन्होंने इब्तिदा में दो बातें कही थी। एक तो ये कहा था कि हम विच हंटिंग नहीं करेंगे, हम पॉलिटिकल वेंजेंस पे बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन लॉ विल टेक इट्स कोर्स। ये बड़ा ट्रिकी स्टेटमेंट था। अब देखना ये है कि जो जो केस वो अनवील कर रहे हैं या रिवील कर रहे हैं उसके अंदर एविडेंस मौजूद है कि नहीं है। अब तक के जो 2-3 केस बड़े सामने आए हैं उसमें एविडेंस तो बड़ी सॉलिड है। इमरान खान साहब कैसे बचेंगे उससे ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसको मैं विच हंट कहने के लिए तैयार नहीं कि वो शख्स जो एहतसाब का नारा लेके इस मुल्क में वारद हुआ हो, उसकी शान नज़ूल एहतसाब हो और वो खुद इससे मुबर्रा हो, ये कैसे हो सकता है? देखिए, अब ये तो अनफोल्ड कर दिया कैबिनेट ने आज अलकादिर ट्रस्ट का मामला। अब इसको टेकअप कौन करेगा? क्या नैब इसको टेकअप करने जा रही है? FIA इसको प्रॉब करेगी? कौन सी तहकीकाती एजेंसी इसको करेगी और उसके बाद क्या होगा? देखिए, बुनियादी तौर पर लॉ जो अपना डिस्कोर्स लेगा वो किस तरह से आगे चलेगा? बुनियादी तौर पर एक रेफरेंस तैयार होगा जो नैब को जाएगा। अगर नैब उसके ऊपर सही से इन्वेस्टिगेट करके सही से जो सबूत मौजूद हैं उसकी बुनियाद पर फैसला करती है तो वो एक बात है। अगर नैब इसमें नहीं लाई जाती या फैसला करते हैं कि नैब की बजाय ये FIA को जाएंगे, तब भी इसकी फेट यही है कि रेफरेंस के तौर पर ये FIA को जाएगा और FIA उसके ऊपर प्रोसीड करेगा। अब होगा क्या? होगा ये, और जो कि होना शुरू हो गया है, कि PTI की लीडरशिप इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, उन्होंने इन एंटीसिपेशन ये कहना शुरू कर दिया ये मेरे खिलाफ केस बनाएंगे। भाई केस क्यों नहीं बनेंगे आपके खिलाफ? आप आसमान से उतरे। आपने आज तो KP हाउस में इमरान खान साहब ने भी कहा कि झूठे केसेस बना रहे हैं। ये क्या यही बात जो है पहले वाली हुकूमत के लोग नहीं कहते थे जिनके खिलाफ इन्होंने केसेस बनाए थे? तो ये तो रेटरिक है। ये रेटरिक तो इमरान खान साहब उनसे भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उन पर तो जब केसेस बने उन्होंने बाद में कहा था, इन पर तो अभी केसेस बने नहीं थे, उन्होंने एंटीसिपेशन में कहा है कि मेरे ऊपर केस बना रहे हैं। वो तो बनेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तो मैंने कहा है कि इब्तिदाए इश्क है, ज़रा थोड़ा वक्त गुजरने दीजिए। व्हाट आर यू लुकिंग एट बुखारी साहब जब आप ये कहते हैं कि आप मजीद केसेस बनते हुए देख रहे हैं? देखें, इसके दो नुकसान होंगे। खान साहब को मैं वार्न करना चाहता हूँ इस आपके इस प्लेटफॉर्म से। एक तो ये कि उनकी वो जो मिथ थी कि ही इज़ ए मिस्टर क्लीन मैन, वो न सिर्फ रोड होने जा रही है बल्कि मुझे डर है कि वो कहीं ज़मीन बोस ना हो जाए, यानी दफन ना हो जाए। दूसरे लफ्ज़ों में ही इज ट्राइंग टू गेट रिड फ्रॉम सो मेनी पीपल। उनको लगता है इदराक हो गया है कि उनकी तरफ से कुछ ब्लंडर्स हुए, कुछ ऐसे लोगों को अपनी सफ़ों में शामिल कर लिया जिनको अब निकालने की बात हो रही है और उसको क्लीन करने की बात हो रही है। मैंने कल भी हामिद खान साहब की मुलाकात जी, मैं अपने प्रोग्राम में इस पर चूँकि इजहार राय कर चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में दोहराता हूँ इसे थोड़े और पैराए में। एक हामिद खान साहब को रिकॉल करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इमरान खान साहब ने अपनी गलती मान ली है। ये थोड़ी सी ओवर प्रोजेक्शन है हामिद खान साहब की। उन्होंने गलती मानने का फ़न तो उन्हें आता ही नहीं है। वो तो ही इज़ मिस्टर राइट, वट एवर ही सेज इज़ राइट। आप ये देखिए कि बजाय हामिद खान को बुलाने से पहले तो उनको उन सारे विशियस सर्कल के लोगों को निकाल देना चाहिए था जिन्होंने इस नहज को पहुँचाया है। वो जो अवामी समुंदर और सुनामी आ रहा था वो ये लोग लेके आ रहे थे कि खान साहब आप एक दफ़ा कॉल दे फिर देखें क्या होता है। उसका भुरकस निकाल दिया उसकी अच्छी खासी लीडरशिप आज भी खान साहब ने कहा है कि मैं कॉल दूंगा और उसके बाद तारीखी इज्तिमा होगा। हाँ, वो जो तो पहले क्या चीज़ है जो उनको रोक रही है? क्या यही केसेस है जो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं? राना सनाउल्लाह का डर है? बिल्कुल, ये एक एलिमेंट ज़रूर हो सकता है, लेकिन उनको तजर्बा हो गया है। अगर वो KPK से ना चलते तो 5000 लोग जो उनके साथ अल्टीमेटली इस्लामाबाद तक पहुंचे वो भी नहीं होते। देखें, उनका स्टेक KPK नहीं था, वो तो उन्हें पता था मेरा सूबा है, वहाँ चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, मैं कुछ ना कुछ हज़ार लोग लेके निकल आऊँगा। पंजाब, मैं पूछता हूँ इमरान खान साहब से कि वो आपके पंजाब के बारे में जो क्लेम थे कि पूरा पंजाब जाग उठा है और मैं देखूंगा अगली दफ़ा इनका कोई बंदा इलेक्शन जीतता कैसे है, वहाँ क्या हुआ? बुखारी साहब, पंजाब के महाज पर भी धींगा मुश्ती हो रही है, इस पर हमने बात करनी आगे चलकर, लेकिन लास्टली ब्रेक पर जाने से पहले मुझे बताएं कि आपको लग रहा है हिफाजती ज़मानत इमरान खान साहब की 25 तक है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे? देखिए, जहाँ तक राना सनाउल्लाह का ताल्लुक है, जो इस हुकूमत का शेख रशीद है, तो उसने तो कहा हुआ है कि यही सिक्योरिटी जो इस वक्त आपको प्रोटेक्शन दे रही है, आपकी जिस दिन बेल का टाइम ख़त्म होगा यही आपको गिरफ्तार करेगी। मेरा ख्याल ये है कि इतने केसेस मौजूद हैं खान साहब के ख़िलाफ़ इस वक्त, कम से कम 14 का तो मुझे पता है। तो किस किस में बेल पर जाएंगे, कब तक उनको सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्शन देगी, कब तक सुप्रीम कोर्ट विल कम टू हिज रेस्क्यू, ये देखने की बात है। ये भांडा भी बहुत जल्दी फूटने वाला है। डोंट यू थिंक दिस विल बी लाइक रीबर्थ ऑफ इमरान खान देन, अगर हुकूमत कोई ऐसा इकदाम करती? देखिए, रीबर्थ नहीं होगी, इसलिए
कि जो मिथ बन चुकी हो, जो बुत आसमान से ज़मीन पर गिर के टूटे, उसकी फिर मिथ दोबारा रीबिल्ड नहीं होती कभी भी, ये याद रखें, और ख़ासतौर पर हिस्ट्री। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद। केस में क्या होगा, ऑब्वियसली कानून अपना रास्ता लेगा, और ये इस केस के अंदर कानून अपना रास्ता कैसे बनाता है और क्या ये इस्टेब्लिश भी होता है जो आज कैबिनेट के अंदर बातें हुई हैं। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। पंजाब का बजट पेश करने के लिए कल तलब होने वाले इजलास की कार्रवाई ताहाल तातुल का शिकार है। कल होने वाली धींगा मुश्ती के बाद पंजाब का बजट इजलास आज 2 बजे तक मुलतवी किया गया, जो ताहाल शुरू नहीं हो सका। हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी पोजीशंस पर कायम है। दोनों में से कोई भी अपनी पोजीशन से एक कदम पीछे हटने को तैयार दिखाई नहीं दे रहा, जिससे एक नया आईनी और यकीनन माली बहरान, इंतजामी बहरान पैदा होने का खदशा बढ़ गया है। पंजाब की आवाम कल से इस बात की मुंतजर है कि बजट पेश होता कि वो अब जान सके कि नई हुकूमत ने उनके लिए क्या रिलीफ फराम किया है या उन पर कौन से नए टैक्सेस लगे हैं। वहीं ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को पंजाब असेंबली में पेश किए जाने पर डेडलॉक बरकरार है। इसी बारे में हमजा शहबाज शरीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका कहना था कि स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही चाहते हैं कि पंजाब में किसी न किसी तरीके से आईनी बहरान खड़ा किया जाए। तो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। इस आदमी को समझ आनी चाहिए कि आइन और कानून पर हलफ लेकर ये रोज आइन और कानून को पामाल करता है। अब ये तमाशा नहीं चलेगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आवाम की भलाई और मेरे दरमियान ये दीवार नहीं खड़ी कर सकता परवेज इलाही, और अल्लाह को मंजूर हुआ तो बजट भी पास होगा। और इससे कबल मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना मशहूद ने भी यही दोहराया कि आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को किसी भी सूरत असेंबली में पेश नहीं किया जाएगा। कोई भी ऐसा इकदाम नहीं उठाया जाएगा जिससे ब्यूरोक्रेसी या पुलिस का मोराल डाउन हो। आज हम इस असेंबली के अंदर ना चीफ सेक्रेटरी आएगा ना आईजी आएगा। बजट तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई माफी नहीं है, कोई शर्त की बुनियाद पर बजट नहीं है। ये पंजाब का हक है, पंजाब के हक को पंजाब का हक दिला कर रहेंगे। लीगी रहनुमाओं के बरक्स पीटीआई रहनुमाओं ने पंजाब असेंबली के बाहर गुफ्तगू करते हुए दो टोक अल्फाज में अपने मुतालबात पेश करते हुए अरकान असेंबली ये कहा है कि अरकान असेंबली चाहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब असेंबली में पेश हों, ताकि उनसे पूछा जा सके कि उन्होंने किस कानून के तहत आज़ादी मार्च से कबल उनके घरों में रेड की और गिरफ्तारियां हुई। हमारी तो सिर्फ ये एक डिमांड है कि ये अफसरान आए और जिन लोगों के साथ इन्होंने ज्यादती की है उनकी बातें सुने, एंड दैट्स ऑल। तो इसमें ये इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हैं, ये इतने टची क्यों हो रहे हैं कि हम इजलास मुलतवी कर देंगे, बजट डिले कर देंगे। पंजाब की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन बजट पेश होना है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस वो वहां पर बैठा हुआ है, बजट पेश हो रहा है, वहां पर चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो इंतजामी अदारों के सरबराह हैं वो वहां पर मौजूद नहीं है। इससे बड़ी तौहीन वज़ीर आला की इस ऐवान की कभी नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कोई गैर पार्लिमानी बात करे कि ये आईजी को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये प्रोटेक्शन की बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि आईजी इनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए तैयार नहीं है कि इनके पास जो इस वक्त अक्सरियत है वो मरूने मिन्नत है आईजी। एक जानिब पंजाब में क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर नजरियाती पार्टी बनने की कोशिश में मसरूफ है। चाहे वो पुराने साथियों को दोबारा इख्तलाफात भुलाकर पार्टी में शामिल करना हो फिर बाई इलेक्शंस के लिए टिकट्स देने के मराहिल हों, हर फैसले में नजर आ रहा है कि पीटीआई इलेक्टेबल्स की जानिब से धोखा दिए जाने के बाद इंतहाई मोहतात है। कल इमरान खान के पुराने साथी हामिद खान की जानिब से भी इस किस्म की बातें सामने आई हैं कि इमरान खान ने तस्लीम कर लिया है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान की पार्टी में शमूलियत का फैसला गलत था, उन्होंने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब इसके बाद सवालात बहुत सारे हैं। क्या तहरीक इंसाफ वापस दोबारा उसी ट्रैक पर आ गई है जहां से सफर का आगाज किया था? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अर्ली में बानियान हैं अब उनको दोबारा शामिल किया जाएगा? अगर ऐसा है तो फिर जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, उनका क्या होगा? क्या उनकी जगह किसी को अकोमोडेट किया जाएगा? ये जो बहरान किसी कैफियत है, इससे कैसे काउंटर फाइट करने का इरादा रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन खारजा शाहमूद कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कुरैशी साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि हामिद खान से आपने मुलाकात की, हामिद खान ने इस बात का एतराफ़ किया कि आप उन्हें इमरान खान के पास लेकर गए। क्या पार्टी के दीगर जो पाइनियर मेंबर्स हैं उनसे भी आप राब्ते में हैं, उनको भी खान साहब से मिलवाने का इरादा रखते हैं? देखिए, हामिद खान साहब इस पार्टी के
उन बुनियादी मेंबरान में से हैं जिन्होंने इमरान खान का रोज अफजल से साथ दिया। मुख्तलिफ अदवार में जब लोग बहुत कम हुआ करते थे तो वो उनके साथ चलते रहे। फिर कुछ अर्सा वो दूर भी रहे। खान साहब की कोशिश थी कि जितने उनके पुराने साथी जो उनके नजरियाती दोस्त हैं वो किसी ना किसी वजह से अगर वो डॉर्मेंट है, खामोश है, तो इस वक्त जो हकीकी आजादी की लड़ाई है और जो पाकिस्तान की बका की लड़ाई है उसमें उन लोगों को जगाया जाए और उनसे राब्ता किया जाए और उनको फिर मुतहर्रिक किया जाए। तो उस सिलसिले में मैं उनकी खिदमत में किया, बिल्कुल उनको मिला और जो कोर प्रिंसिपल्स है पीटीआई के, हामिद खान साहब ने कहा जिन कोर प्रिंसिपल्स पर इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी, हम कल भी उनके कायल थे, आज भी उनके कायल हैं। हम कल भी इमरान खान साहब को तस्लीम करते थे और उनके बुनियादी उसूलों को हम आज भी तस्लीम करते हैं। चुनांचे इस बुनियाद पर उनकी मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग थी, मैं इसमें मौजूद था और इंशाअल्लाह आपको देखेंगे कि अगले चंद दिनों में वो पार्टी के उन नजरियाती कारकुनों को फाल करने में हामिद खान साहब से आपने मुलाकात की, खान साहब से उनको मिलवा दिया, मजीद किन कारकुनान से मुलाकात करने का टास्क इमरान खान साहब ने आपको दिया है? यानी मुस्तकबिल करीब में मजीद किन कारकुनान को जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे फिर नाराज हो गए उनको आप खान साहब से मिलवाने जा रहे हैं? देखिए बहुत से हैं, अब मैं उनका तफसीलात में बहुत लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ बुनियादी किरदार अदा किया और तहरीक इंसाफ को यहाँ पहुंचाने में वो उन्होंने कहा अपना हिस्सा था। हम हर हिस्सेदार को रिकग्नाइज करना चाहते हैं, उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं जिन्होंने अपना वक्त दिया, अपने वसाइल दिए, अपनी तवज्जो दी एक बेहतर पाकिस्तान के लिए, एक नए पाकिस्तान के लिए। तो इंशाअल्लाह वो हम इसमें कोई दो राय नहीं है कुरैशी साहब के बहुत सारे लोग हैं जो इब्तदाई दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे लेकिन उसके बाद उन्हें नेग्लेक्ट किया गया, नजरअंदाज हुए, नाराज हो गए, राहें जुदा कर ली। इसमें कोई दो राय नहीं है। चीदा चीदा कारकुनान का नाम बता दें जिनसे आप मुलाकात कर रहे हैं या जिनसे राब्ते में हैं। के लिए मैं कहता हूँ ये हजारों की तादाद में है। अब मैं आपके प्रोग्राम में सबके नाम नहीं ले सकता लेकिन मेरा पैगाम वो सब सुन रहे हैं जो इमरान खान के सिपाही थे, इमरान खान के जानिसार थे और एक बेहतर पाकिस्तान के लिए लुटेरों से, करप्ट अनासे से जान छुड़वाने के लिए जिन्होंने इमरान खान का झंडा थामा था। आज मैं उनसे अपील कर रहा हूँ बैसियत वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि इस हकीकी आज़ादी की तहरीक में कुरैशी साहब ये अपील आप तस्नीम नूरानी साहब, जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब या अकबर एस बाबर साहब से भी कर रहे हैं कि वो भी तहरीक इंसाफ में वापस आ जाए? के फल मैं नाम नहीं ले रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जो इमरान खान के फलसफे से मुत्तफिक है, जो इमरान खान के कोर प्रिंसिपल्स, जो सियासी कोर प्रिंसिपल्स हैं उससे मुत्तफिक है, आज वक्त है कि वो इमरान खान के साथ। आप समझते हैं कि तस्नीम नूरानी हो, जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन हो या फिर अकबर एस बाबर हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर प्रिंसिपल्स पे बिलीव नहीं करते या उस फलसफे पे बिलीव नहीं करते, या आप समझते हैं कि इनको भी तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहिए? बात करनी है तो यार बात सुनिए, मैं बच्चा हूँ कि मुझे सवाल कर रहे हैं, आप मुझे लुकने दे रहे हैं। आपका ख्याल है मैंने 36 साल सियासत की है, आप मुझे आगे लगा लेंगे? मैंने जो कहना था कह दिया है, आप अगले सवाल पे जाए। कुरैशी साहब इस सवाल मेरा बड़ा सादा सा है, आप अगर इसका जवाब नहीं देना चाहते तो यहाँ पर मुनस्सिर है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। ये वो लोग हैं जो पायनियर मेंबर्स थे, जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन हो, वो अकबर एस बाबर हो या फिर वो तस्नीम नूरानी हो, ये सब कोर प्रिंसिपल्स के ऊपर थे, ये पायनियर मेंबर्स थे। ठीक है, आप जवाब नहीं देना चाहते। हामिद खान साहब ने तो ये भी कहा, ये मशवरा दिया खान साहब को कि जहांगीर तरीन और अलीम खान की तरह बहुत सारे लोग आपके राइट लेफ्ट ऐसे हैं जो अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं, किरदार अदा कर रहे हैं, उनसे आपको छुटकारा हासिल करना चाहिए। आप समझते हैं कि तजवीज़ भी काबिल अमल है और मुस्तकबिल करीब में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग पार्टी से निकाले भी जाएंगे? मुस्तकबिल के लिए जहांगीर तरीन साहब ने, अलीम खान साहब ने आज खुद फैसला कर लिया इमरान खान को खुदा हाफिज कहने का
उन्होंने अपनी सफ़े तब्दील कर ली और उन्होंने हुकूमत वक्त के साथ इलाक़ कर लिया। उन्होंने हर एक लोगों को वहां यकजा करने में अपना किरदार अदा किया। ये उनका सियासी फैसला है और वो अपने फैसलों में आजाद है, नंबर एक। नंबर दो, हम आगे बढ़ रहे हैं एक बेहतर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि हम समझते हैं इस वक्त जो हुक्मरान तबका है इनके पास कोई प्लान नहीं है। अभी आपने देखा जो बजट इनने पेश किया, इन्होंने मजीद मईशत का बेड़ा गर्क किया है। आम शहरी जो है, मुतवस्सित तबका जो है, वो चिल्ला रहा है। महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है और आप देख रहे हैं इनके पास आदाद और शुमारी नहीं थे। इनका एक जाली हुकूमत, जाली सेक्टर, जाली बजट पेश करके ये समझते हैं कि लोगों को ये मुतमईन कर लेंगे। नहीं, पाकिस्तान की मईशत टैंक कर रही है, इनके पास कोई प्लान नहीं है। और आपने देखा कि कल टेलीविजन पे मैं प्रोग्राम देख रहा था जिसमें मिस्टर इस्माइल साहब के पुराने क्लिप्स और आज की गुफ्तगू का मवाजना किया जा रहा था। जो ऑपोजिशन में वो कहते थे, कुरैशी साहब, इस तासुर में काफी हद तक सदाकत है कि हुकूमती सफ़ों में भी कंफ्यूजन है, बेचैनी है, मिसमैनेजमेंट है। IMF इस बजट को रिजेक्ट कर रहा है, IMF डू बोर का मुतालबा भी कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रिंसिपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, मतलब अभी आप ये कह रहे हैं आपको बाई इलेक्शंस के अंदर भी धांधली का खदशा है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप एतराजात उठा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन धांधली, लेकिन डस्का इलेक्शन की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है मुकम्मल करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा दी गई। आज कैबिनेट ने भी उसके ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है। हाउ डू यू सी दिस कि अगर ये इसमें इस्टेब्लिश हो जाता है कि तहरीक इंसाफ धांधली में मुलव्विस थी, इरेगुलरिटीज थी, अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो फिर आपके इस स्टांस के लिए धचका नहीं होगा ये? हाँ, देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने कहा कि IMF ने उनका बजट रिजेक्ट कर दिया है, ये बड़ी सीरियस बात है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक मार्केट में मजीद मंदी आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर मजीद महंगा होगा और रुपी मजीद डिप्रिशिएट होगा। इसका मतलब ये है कि फॉरेक्स रिजर्व पर प्रेशर बढ़ जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, डस्का का जहां तक ताल्लुक है, देखिए, हम चाहते हैं शफाफ इंतखाबात। डस्का जैसे मामलात या किसी हल्के में धांधली नहीं होनी चाहिए। हम शफाफ इंतखाबात के ख्वाह हैं और मैं कह रहा हूं तहरीक इंसाफ के कारकुनों से, इलेक्शन से पहले आपने इसका मुकाबला करना है। हमने ये धांधली नहीं होने देनी, और अगर ये धांधली करती है पंजाब की हुकूमत जो तुली हुई है, वो आज ऐलान कर रहे हैं कि इसमें से हमजा की वजारत आला को कायम रखने के लिए हमने 14 सीटें जीतनी है। अगर ये प्लान है तो हर जिले में 14 अजला में एक तूफान बदतमीजी होगा, एक मुजाहरा होगा और इलेक्शन कमीशन की साख मट्टी में मिल जाएगी और आने वाला जनरल इलेक्शन जो है मुतनाज़ा हो जाएगा। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो जाएगा और मईशत जो संभलनी है वो नहीं संभल पाएगी। ये एक इम्तहान है, ये जुडिशरी का, ये इंतजामिया का, ये इलेक्शन कमीशन का इम्तहान है और पाकिस्तान की अवाम और तहरीक इंसाफ का कारकुन इस इम्तहान में इमरान खान के फलसफे को लेकर बिल्कुल मैदान में इनसे टकराने। कुरैशी साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि पंजाब के बाई इलेक्शंस के अंदर डस्का इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं, तो यानी आपको ये अंदेशा है या सूरत हाल इंतशार की तरफ जाएगी बिलाखिर? देख रहा हूं अगर हमजा शहबाज शरीफ जो कर रहा है, अगर ऐसा कब्जा रहेगा और वो इंतजामिया को इस्तेमाल कर रहा है और इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बनता रहेगा, तो मैं 20 दस्के देख रहा हूं। तो कुरैशी साहब, देखिए ना, डस्का इलेक्शन में तो बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचाया जा रहा था, यहां फायदा किसको होगा फिर? ये इनकी आईनी जिम्मेदारी है, ये इनकी कानूनी जिम्मेदारी है। हार जीत सियासत का हिस्सा है और मैंने हार के भी देखा है और जीत के भी देखा है। इस वक्त हमने शफाफ इलेक्शन की बात करनी है। न जाने कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन धांधली नहीं होनी चाहिए। हमजा शहबाज की मनसूबा बंदी के सामने पंजाब की चीफ सेक्रेटरी, पंजाब का IG बेबस है। असेंबली में आपने देखा कल बजट पेश नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? इसलिए नहीं हो सका कि पंजाब पुलिस को पंजाब असेंबली में स्पीकर
की मर्जी के बगैर दाखिल किया गया। एमपीएस को लाठियां मारी गई, एक हमारी खातून एमपीए तकरीबन कोमा में रही। ये है इनका जो जमहूरी चेहरा जो बेनकाब हो रहा है। इनका ख्याल है कि ये लालच से लोगों को दबा लेंगे, वो जमाना चला गया। आज एक नई कुरैश साहब, देखें ना, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन है। ये पंजाब असेंबली में जो कुछ हो रहा है, अगर इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कसूर है तो डेडलॉक तो दूसरी तरफ से भी है। चौधरी परवेज इलाही भी डटे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि हार हो या जीत हो, खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करना चाहिए? चौधरी परवेज इलाही कह रहे हैं कि आपने जो इलेक्शन करवाया है हमजा शहबाज शरीफ का, वो असेंबली रूल्स एंड रेगुलेशंस के मनाफी करवाया है। आपने जो ओथ दिलवाया है हमजा शहबाज शरीफ को स्पीकर नेशनल असेंबली के जरिए, उसमें कोई आईनी गुंजाइश नहीं है। ये हमारी पिटिशंस कोर्ट में पड़ी हैं, उन पर फैसला अभी आना है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कानून के मुताबिक चलो, और एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस मैं उसका जिम्मेदार हूं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए। वो पंजाब हुकूमत ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बलबूते पर, धांधली और धौंस के बलबूते पर 25 तारीख को इसी पंजाब की इंतजामिया ने जो कुछ किया, मैं हैरान हूं ये लोग कितने बेमुरव्वत हैं। इनमें से बहुत से लोगों को इमरान खान ने अपने हाथ से तैनात किया। ये साफ और शरीफ लोग हैं, ईमानदार अफसर है, लेकिन गिरगिट की तरह इनने रंग बदला और अपनी वक्ती 4 दिन की कुर्सी के लिए अपना ईमान का सौदा कर दिया और ये बिक गए। चलो, कानून के हाथों आप मजबूर हो तो हम सरेखम तस्लीम करते हैं। कानून सबके लिए नाज़िल है, आइन सबके लिए मुकद्दम है, लेकिन अपनी कुर्सी के लिए आप अपना ज़मीर बेचें। यही तो लड़ाई है इमरान खान की इन लोगों के साथ जिन्होंने अपने ज़मीन का सौदा किया, लोटे बने। और उन लोगों कुरैश साहब, आपकी प्रिंसिपल डिमांड इलेक्शंस है, आप फौरी तौर पर इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे थे। इस सिचुएशन के अंदर एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको लग रहा है कि अभी इलेक्शंस पॉसिबल है या इलेक्शंस होते हुए देख रहा है? मैशत देखिए, ये हुकूमत कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूजन ये है, इनकी पार्टी में एक वो कह रहा है कि दिन ब दिन हमारी मकबूलियत गिर रही है, मैशत बिगड़ रही है और हमें इलेक्शन करवा देना चाहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी मकबूलियत किस वक्त मुनासिब लेवल पर है। लेकिन उनके जो हलीफ है आसिफ अली जरदारी, वो हरगिज़ इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है आज इलेक्शन हो तो उनकी पंजाब में कोई हैसियत नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में कोई हैसियत नहीं है, बलोचिस्तान में कोई हैसियत नहीं है, कराची के सिंध के अर्बन एरियाज में, कराची में बिलखसूस उनकी कोई हैसियत नहीं है। एट बेस्ट वो इंटीरियर सिंध तक महदूद है और वहां भी बल्दियात में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ा लावा पक के सामने आ चुका है और आज सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की बल्दियाती इंतखाबात को मौखर करवाने के चक्कर में है। ठीक, अब वो नहीं चाहते ऐसा हो और इस वक्त पीडीएम की सफों के अंदर करार है। फजल रहमान साहब इलेक्शन के ख्वाह थे, एन का एक बहुत बड़ा तबका ख्वाह था, पीपल्स पार्टी और कुछ उनके हवारी ऐसा नहीं चाहते और हमजा शहबाज उनके आलाकार हैं। लेकिन ये टूट फूट और डिवाइड तो शाह साहब पीटीआई के रैक्स में भी है। इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है, अगर वफाकी हुकूमत सेंटर में एक वोट की बर्तरी से है तो मुस्लिम लीग काफ की वजह से है। वहां पर चौधरी शुजात हुसैन, उनके साहबजादे सालिक हुसैन साहब, तारिक बशीर चीमा कैबिनेट में बैठे हुए हैं, यहाँ परवेज इलाही साहब डटे हुए हैं। आप समझते हैं कि ये कोई गुड कॉप बैड कॉप है उनके यहाँ, या ये रियलिटी है जो कुछ देख रहे हैं? माजी देखिए, उनका ये घर का मामला है और घर के मामलात में मदाखलत करना मुनासिब नहीं है, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं चौधरी परवेज इलाही साहब के, मोहनस इलाही के, हुसैन इलाही साहब के, जिन्होंने एक बड़ा मौक़िफ़ अख्तियार किया है और उन्होंने कहा है कि हम नून लीग पर कैसे एतमाद करते हैं। हमारे खानदान के साथ जो कुछ इन्होंने किया है माजी करीब में और हमारे साथ जो रवैया था,
आज हम उनके साथ बैठते हुए अच्छे नहीं लगते। और मैं समझता हूँ कि सालिक हुसैन साहब को, चीमा साहब को, जो इमरान खान की काबीना का हिस्सा रहे हैं, आखिरी वक्त तक हिस्सा रहे हैं, उनको अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए और मुल्क को इस मुश्किल से निकालना चाहिए। इन 2 वोटों के बलबूते अगर वहां मरकज में एक इन्होंने अक्सरियत कायम की है तो इनको अपनी जात से पाला होकर पाकिस्तान के मफाद के बारे में। साहब लास्टली जहांगीर तरीन ने एक टीवी शो के अंदर ये कहा था कि इमरान खान को मैंने मशवरा दिया था 2018 के इंतखाबात से पहले कि आप ऐसे इलेक्शन नहीं जीतेंगे, आपको इलेक्टेबल्स लेने पड़ेंगे। तो अभी जब इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं कि नहीं, हकीकी कारकुन को इज्जत मिलनी चाहिए, जो नाराज लोग हैं उनको रूठे हुए को मनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी जो प्रिंसिपल्स पे खड़े हुए थे उनको वापस लाना चाहिए, तो आपको लगता है कि फिर इस तरह से इनको शामिल करके आप जनरल इलेक्शन जीत पाएंगे? देखिए, बात यह है, पीटीआई के कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं। हमारी ख्वाहिश होगी कि हम साफ लोगों को, जिनकी शोहरत अच्छी है, जिनका दामन साफ है, हम उनको तरजीह दें। ये हमारी ख्वाहिश है। उसमें कोई इलेक्टेबल होना कोई गुनाह नहीं है। अगर वो पीटीआई के क्राइटेरिया पे उतरते हैं, फबेहा। नजरियाती कारकुन पार्टी का असासा होते हैं, उनको साथ लेकर चलना, उनको मौका फराहम करना ये पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में आज असेंबली में कई ऐसे नौजवान हैं जो आईएसएफ की सफों से निकलकर आज पंजाब असेंबली में पहुंचे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ मुराद सईद की, मैं आपको मिसाल देता हूँ शायद खटक की, फारूक हबीब। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो आईएसएफ की सफों से निकल आए और आज अल्लाह के फजल करम एमपी हैं, एमएलए हैं, वजीर रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस। तो हम नए लोगों को भी ग्रूम कर रहे हैं और जो तजर्बाकार है उनको भी साथ साहब, इन लोगों को अकोमोडेट करने के लिए आपको कुछ पुराने लोगों से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा ना, जिस तरफ हामिद खान साहब इशारा कर रहे हैं कि वो लोग जो भी इस्टेब्लिशमेंट के किरदार है उनसे छुटकारा। तो आप समझते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकलेंगे और फिर ये लोग अकोमोडेट होंगे? वो हमारी अपनी पार्टी है, वो हम उसका अपने फोरम पर फैसला करेंगे, टेलीविजन टॉक शोज पर उसका फैसला नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन, साबिक वजीर खारजा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, चाय की प्याली में तूफान कौन उठा रहा है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ओगरा ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत में भारी इजाफे के लिए समरी इरसाल कर दी है, जिसके बाद इस बात का कवी इम्कान है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा होने जा रहा है। और ये इजाफा करना क्यों जरूरी है, इस बारे में वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कल कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए बताया कि यह भी IMF की डिमांड है कि हर सूरत पेट्रोलियम मसनूआत पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म किया जाए। पेट्रोल 30 रुपए फी लीटर और 17% सेल्स टैक्स हर सूरत में आयद किया जाए। और यही बात उन्होंने पोस्ट बजट सेमिनार में भी दोहराई कि अगर हमने सख्त फैसले नहीं किए तो तबाही होगी। जहां हुकूमत की जानिब से किया जाने वाला हर फैसला आवाम पर कहर बनकर टूट रहा है, वहीं आवाम को सब्र, अशियाए जरूरिया में कट लगाने का भी कहा जा रहा है। चाय की पत्ती के बढ़ते इंपोर्ट बिल से परेशान वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्यात एहसन इकबाल ने कौम से चाय कम पीने की अपील कर दी है। और उनकी जो दरख्वास्त वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चाय हमें दरामद करना पड़ती है, इसलिए अगर आप 2 प्याली चाय पीते हैं तो बराए करम इसको 1 प्याली कर दीजिए। एहसन इकबाल जो आज कह रहे हैं, पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जाता था तो उस वक्त तनकीद होती थी, आज एहसन इकबाल क्या कह रहे हैं और ऐसे मिलती जुलती एडवाइस जो अली अमीन गंडापुर साहब ने दी थी, जरा दोनों की झलक आपके सामने रखते हैं। से अपील करूंगा कि हम चाय की 1-1 प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। अगर मैं एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूँ तो अगर 9 दाने कम हो जाए, मैं 100 निवाले खाता हूँ आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। जो तजावीज़ हुकूमती वज़रा आज दे रहे हैं, कुछ ऐसी तजावीज़ हम माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर ज़ोमा की जानिब से भी सुनते रहे हैं। वो क्या सजेशंस थी उस वक्त जो आवाम को दी जा रही थी, वो भी आपके सामने रखता है। देखेंगे कि अमरूद भी महंगे हो गए, केले भी महंगे हो गए, क्योंकि सबको अफ्तारी में खानी है। चाट हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय 1 पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। आप उम्मीद ना रखें कि हर मरीज जो आउटडोर में आएगा उसको भी फ्री मेडिसिन मिलेगी, क्योंकि ये नामुमकिन सी बात है। डॉलर की कीमत का जो इतना ज्यादा इजाफा हुआ है उसकी वजह से हर चीज पे इफेक्ट पड़ा है।
उसका दवाइयों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है। अगर दवाई महंगी हो सकती है, अगर पेट्रोल महंगा हो सकता है, अगर गैस और बिजली महंगी हो सकती है, तो गोश्त के महंगे होने से कोई अजाब नहीं आ जाएगा। चीनी का तो वैसे इस्तेमाल कम होना चाहिए, क्योंकि वाइट शुगर जो है ना, इस पे बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। वाइट शुगर की बजाय शक्कर मैं समझता हूं कि सेहत के लिए बेहतर है। चूल्हे पे पानी गर्म करके हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गीजर से बचने के लिए कि गीजर की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। नए पाकिस्तान में यकीनन पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। पाकिस्तान इसके बाद सवाल तो सादा सा है कि आवाम को चाय की एक प्याली कम करने और शक्कर के 10 दाने कम करने के दावे करने वाले, तजवीज देने वाले अपनी अय्याशियां कब कम करेंगे। अब प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।